बेटा आज हम जो ATS चल रही है आपकी, उसका टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं, केमिस्ट्री का। ठीक है बेटा, पेपर जो ये था और जब मैं इस पेपर को देख रहा था तो बड़ी खुशी सी हो रही थी अंदर से कि यार क्या एक अच्छा पेपर बच्चों को मिलने जा रहा है, एक क्वालिटी पेपर आपके सामने आया है और ऐसा पेपर बहुत कम ही बार मिलता है। तो ये मान लीजिए बहुत अच्छा पेपर है, ये पूरा पेपर कंसेप्चुअल है, तो आप लोगों को भी पेपर देने के बाद बहुत मज़ा आया होगा। और यदि थोड़ा मज़े में कमी रह गई है तो नो डाउट आप सॉल्यूशन सुनोगे तो उसके बाद आपको और अच्छा लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट से पेपर क्या हुआ है, सोल्व हुआ है। तो देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर शुगर। पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है आपसे, है ना। ऑल शुगर हैव दिस फॉर्मूला CXH2YOY, ये फॉर्मूला होता है, नहीं ये नहीं होता है आपके पास, सभी शुगर के पास ये फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड आल्सो नोन एज नॉन शुगर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ठीक है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होती हैं वो रिड्यूसिंग होती हैं, नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड हो सकती हैं, ओलिगोसैकेराइड हो सकती है या पॉलीसैकेराइड हो सकती है। ठीक है, सम डाइसैकेराइड आर नॉन रिड्यूसिंग, ये बात भी सही है, जैसे लाइक सुक्रोज वगैरह क्या है, नॉन रिड्यूसिंग है आपके पास। तो इसका पहला स्टेटमेंट, पहला आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, आपको बोला गया है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, इज ए साइक्लिक कंपाउंड which when treated with DMF and this produce A, on further treatment with S2PT produced B, the possible molecular structure of B की लास्ट वाले से क्या पूछी गई है, स्ट्रक्चर पूछी गई है। तो यदि हम इसको देखिए ऑप्शन से ये हमको समझ में आ रहा है कि एक पेरा डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जैसा कुछ हमको दिख रहा है ये, है ना। तो एक ऐसा कंपाउंड हम एज्यूम कर लेते हैं, आप चाहते हो तो इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के द्वारा भी क्या है कर सकते थे क्वेश्चन को, है ना। और यहाँ पे NO2 है आपके पास। ठीक है बेटा, अब पहला आपके पास जब NO2 ग्रुप लगा हुआ होता है तो आपको पता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे देता है आपके पास। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए पहला जो आपके पास है, जो DMF दे रखा है आपको और दूसरा इसके साथ रिएजेंट दिया है डाईमिथाइल अमाइन आपको दिया है। तो हमको पता है ये एक क्या दे देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ हो जाएगी, फ्लोरीन यहाँ से हट जाएगा और ये ग्रुप जो है डाईमिथाइल अमाइन है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक -R ग्रुप है वो NO2 क्या है लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो A कंपाउंड बनेगा वो ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास है H2PD दे रखा है आपके पास। देखिए H2PD जो होता है ये इसको रिड्यूस कर देता है, एग्जैक्टली बढ़िया यील्ड अल्कोहल की प्रेजेंस में मिलती है। फिर भी यदि हमको मानना है तो हम क्या मानेंगे कि ये इसको रिड्यूस कर देगा तो हमारे पास कंपाउंड ये बन जाएगा। एक मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, एक मिथाइल यहाँ लगा हुआ है, एक ये NH2 लगा हुआ है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था, पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फॉस्फोरस ऑन रिएक्शन विद NaOH प्रोड्यूस्ड ए कलरलेस गैस विद रोटन फिश स्मेल। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके रिडॉक्स में मेंशन है ये क्वेश्चन कि P4 जब NaOH से रिएक्शन करता है तो आपके पास ये डिस्प्रपोर्शनेशन की रिएक्शन देता है।
और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास 3 ये बनते हैं। ठीक है, तो 3 ही अपन क्या ले लेंगे, 3 ही अपन यहाँ पे क्या ले लेंगे, NaOH ले लेंगे। तो अब हमारे पास देखा जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल हमें कितने लेने होंगे, देखिए जरा, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है क्या, 3 है, बिल्कुल ठीक है, वाटर को नहीं लिखने की जरूरत है, वाटर नहीं बनेगा यहाँ पे। रिएक्शन को देखिए बैलेंस्ड है या नहीं है। 4 फॉस्फोरस है, 4 फॉस्फोरस के एटम हो चुके हैं, 3 सोडियम के एटम हैं और 3 हाइड्रोजन हैं। तो आपके पास हाइड्रोजन के एटम की कमी आ रही है, तो वो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 6 और 3 9, 3 यहाँ पे हैं, तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल हमें यहाँ लगाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन के एटम देख लीजिए 6 हैं, 3 यहाँ आगे 3 यहाँ पे आगे, तो अब ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ये जो गैस होती है, ये गैस, इसके अंदर क्या होती है, फिश स्मेल होती है आपके पास, याद रखना, गार्लिक स्मेल या फिश स्मेल इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होती है आपके पास। ठीक है, और ये जो गैस है ये वॉर्टेक्स रिंग भी देती है आपके पास, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, ये क्या है, वॉर्टेक्स रिंग भी आपके पास देती है। वॉर्टेक्स रिंग का मतलब है जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो P2O5 बनाती है, उसको रिंग नुमा स्ट्रक्चर में बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये वॉर्टेक्स रिंग बनती है। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट फॉस्फीन गैस चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। एक मेटल का सल्फेट है A, हीटिंग पर 2 गैस देता है। याद रखना, हीटिंग पे 2 गैस हमेशा कब आती हैं, जब आपका सल्फेट होता है ना। तो ये आयरन का सल्फेट है आपके पास, क्या है, ये आयरन का सल्फेट है FeSO4। ये हीट होने पर Fe2O3 SO2 और SO3 ये बनाता है आपके पास। 2 इसमें ये ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास रिएक्शन भी क्या होनी चाहिए, 8 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6, 2 आयरन है, बिल्कुल बैलेंस्ड है आपके पास। लेट सपोज मान लीजिए आपके पास 2 गैसें बनी हैं, तो इस गैस को B कह दीजिए, इस गैस को C कह दीजिए। गैस B जो आपके पास है वो K2Cr2O7 को पेपर ग्रीन, गैस 10K2, देखो K2Cr2O7 कैसा होता है बताओ मुझे, तो आप खुद कहेंगे कि K2Cr2 ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। किस कलर का कंपाउंड होता है बेटा, ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है। ये SO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये Cr+3 में चला जाता है और ये खुद कहां आ जाएगा, सल्फेट में आ जाएगा। तो हमको पता है ये जो कंपाउंड है Cr+3 ये ग्रीन कलर का होता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि B गैस कौन है, SO2 गैस है। और बोला है जो C है वो ट्राइमर के, जो SO3 है वो साइक्लिक ट्राइमर में रहता है आपके पास। SO3 है वो क्या रहता है, साइक्लिक ट्राइमर में एग्जिस्ट करता है। इस तरीके से आपका क्या बनता है, ट्राइमर बनता है। ऐसे ये एक साइक्लिक ट्राइमर बनता है जिसके अंदर जिसमें कोई क्या नहीं है, SS बॉन्ड नहीं है आपके पास। तो ये C गैस कौन हो गई, SO3 गैस हो गई आपके पास। कंपाउंड D विद कंसंट्रेट HCl फॉर्म ए लुईस एसिड E, ये जो कंपाउंड था इसको D कहा गया है। और ये जो कंपाउंड है आपके पास विच एग्जिस्ट एज डाइमर के रूप में भी ये लुईस एसिड होता है और डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है। आइडेंटिफाइड द कंपाउंड A तो है आपका फेरस सल्फेट, B है सल्फर डाइऑक्साइड, C है सल्फर ट्राइऑक्साइड, D है Fe2O3 और जो E बना है आपके पास वो है FeCl2। तो ये जो करेक्ट ऑप्शन बने हैं आपके पास, जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ये बन रहा है आपके पास यहाँ पे, वो
सेकेंड आंसर आपका क्या बन रहा है, करेक्ट बन रहा है आपके पास। सेकेंड आंसर अपना क्या बन रहा है यहाँ पे, करेक्ट बन रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 में हमें एक सॉल्यूशन दे रखा है, 0.2 m सॉल्यूशन दे रखा है, जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है, जिसका क्या दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दे रखा है। तो द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5, तो पहले अपन क्या निकाल लेते हैं, इसका सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सेल कांस्टेंट आएगा के की वैल्यू है 1.5 और ये है आपके पास 60। तो पॉइंट से 0.0 कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ जाएगा, 90 मीटर इनवर्स आ जाएगा। इस मीटर इनवर्स को हम किस में चेंज कर लेंगे, इस मीटर इनवर्स को हम चेंज कर लेंगे किसके अंदर, आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स में। तो इसको अपन क्या कर देंगे, आपको पता है 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगी। मीटर को अपन सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो ये अपने पास वैल्यू कितनी आने जा रही है, बोलो 0.9 सेंटीमीटर इनवर्स आने जा रहा है आपके पास। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मुझे क्या पता करना है बताइए। हम मेरे से पूछा है मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो पहले मैं उसका के निकाल लेता हूं। के जो होता है वो 1/r इंटू सेल कांस्टेंट होता है, वो 1/280 इंटू 0.9 आ जाएगा आपके पास। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं, ये वैल्यू मेरे पास बनेगी 9 डिवाइड बाई 280 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास क्या पूछा है, मोलर कंडक्टिविटी इसकी पूछी गई है। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या आएगा, मोलर कंडक्टिविटी की जो फॉर्मूला आएगा मेरे पास वो आएगा के की वैल्यू आ गई है 9 डिवाइड बाई 2800। ये ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए हैं। ये ऊपर जाएगा 0.5 है तो ये 18 हो गया है, तो ये लगभग वैल्यू कितनी हो गई है, 180 हो जाएगी। 180 डिवाइड बाई 280। अब इसको मैं आपके पास करता हूँ, तो मेरे पास देखिए इसको मैं 6 टाइम करता हूँ तो आपके पास 6 आ जाएगा और वो आपके पास कितना आएगा, 180 से 12 कम आ जाएगा। तो 12 मेरा रिमाइंडर बन गया है, तो वो 120 बन जाएगा, तो 0.4 आ जाएगा। तो लगभग अपना आंसर क्या बन गया, बोलो फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया है। समझ में आ गई है क्या। पहली लाइन से अपन ने क्या निकाला, बोलो सेल कांस्टेंट। दूसरी लाइन से अपन ने क्या निकाला, बोलो देखिए जो आपका सेल है ना, सेल दोनों के लिए सेम यूज किया गया है, तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो दूसरे के लिए आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे, और के आने के बाद आप क्या बना लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बना लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द हिंसबर्ग रिएजेंट इट इज नॉन एज पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड। बिल्कुल सही है बेटा, ये होता है, देखिए बेटा पैरा क्लोरो, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी इट लीड टू प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एल्किल। देखिए हम सबको पता है प्राइमरी एमाइन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री एमाइन के साथ, वो तो होता है बेस में सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल इन एल्कली होता है। इसको यदि अपन डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में देख लेते हैं। देखिए प्राइमरी एमाइन के साथ जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसको अपन देखते हैं कैसे प्रोडक्ट, कैसे ये रिएक्ट करेगा। ये आपके पास है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, आपके पास RnS2 आएगा, यहाँ टोल्यूइन है, सॉरी ये बेन है, तो ये अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करेगा तो Cl बाहर चला जाएगा,
तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, यहां से एक क्या होगा बताओ, यहां Cl बाहर हो गया है। अब यहां से एक H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो मेरे पास नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो बेटा आपके पास दिया है, ये जो आपके पास है, ये NH बॉन्ड जो है आपके पास, ये एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे इसको अपन। क्या कहेंगे? एसिडिक हाइड्रोजन है ये आपके पास। ये एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन है इसलिए ये क्या है, सोल्यूबल इन एल्कली या बेस अपन कहेंगे। सोल्यूबल इन एल्कली, एल्कली को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। और बेस कौन से होते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये इस तरह के जो बेस हैं इनमें क्या होता है, ये सोल्यूबल हो जाता है आपके पास। ठीक है, परंतु जब सेकेंडरी अमाइन लेंगे अपन, क्या लेंगे, सेकेंडरी अमाइन जब हम लेंगे, सेकेंडरी अमाइन जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये वाली कंडीशन आ जाएगी। सेकेंडरी अमाइन जब ले लेंगे तो ये S है, SO2 है, ये Cl है और यहाँ CH3 लगा देता हूँ मैं। अब मान लीजिए अपने पास कोई सेकेंडरी अमाइन है तो ये NH और 2 क्या लगी हुई होंगी, इस पे R लगे हुए होंगे। यहाँ से ये अटैक करेगा तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। देखिए सल्फर O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N पे 2 R लगे हुए हैं, एक H लगा हुआ है और ये प्लस चार्ज आ गया है और यहाँ पे Cl- क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो यहाँ से ये H+ भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन। क्या कहेंगे, नो एसिडिक हाइड्रोजन, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यदि कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो नो डाउट कंपाउंड क्या होगा, वाटर एल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा। तो हम कहेंगे ये जो कंपाउंड है ये नॉट सोल्यूबल इन एल्कली है। क्या कहेंगे, ये जो प्रोडक्ट बना है ये नॉट सोल्यूबल इन एल्कली है, नॉट सोल्यूबल इन एल्कली। ये एल्कली में क्या नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। टर्सरी अमाइन क्या करेगा, रिएक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, तो उसके पास निकलने के लिए जब वो 3 R लगा दोगे आप इस पे, देखिए एक बार देखिए, अपन देखते हैं। जब मैं इसके साथ देखिए यहां पे देखिए आप, ये मेरे पास है ये N पे मैंने 3 R लगा दिए हैं। ठीक है, अब यदि ये इस पे अटैक करेगा, यदि ये इस पे अटैक करेगा तो ये Cl- क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड ये बन जाएगा आपके पास। और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और यहां क्या आ जाएगा, CH3। अब इस कंपाउंड में क्या है, ये R- बाहर नहीं जा सकता, R+ के रूप में बाहर जा नहीं पाएगा, इसलिए ये कंपाउंड क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। क्या है बताओ,
अनस्टेबल कंपाउंड है ये आपके पास, ये अनस्टेबल है, नॉट फॉर्म्ड। इसलिए आपका टर्सरी एमाइन जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। मतलब क्या निकला, फर्स्ट हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बताओ, जो कंपाउंड बनेगा वो एसिड में, सॉरी एल्कली में क्या होगा, सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी रिएक्ट तो करेगा, कंपाउंड तो बनाएगा, पर वो एल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा क्योंकि उसके पास क्या नहीं होगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। और तीसरा जो कंपाउंड टर्सरी एमाइन है वो क्या नहीं करेगा, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है हिंसबर्ग रिएजेंट को अपन यूज किस में करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमाइन के डिस्टिंग्विश के लिए यूज किया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये एक तरीके से। यदि आप इसको देखें क्या ऑप्शन लगाएं अपन, तो अपने पास क्या है बताओ, क्या बोला, ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी इट लीड टू प्रोडक्ट दैट इज सोल्यूबल इन एल्कली, जो दैट इज नॉट सोल्यूबल इन एल्कली। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, गलत स्टेटमेंट है आपके पास। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत स्टेटमेंट हो गया। इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्सरी एमाइन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आंसर क्या लगा देंगे, सेकंड आंसर लगा देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज आइसोमर विद ईच अदर। दो कंपाउंड हैं जो एक दूसरे के साथ क्या है, आइसोमर है with each other, but their aqueous solution exhibit same molar conductivities। same molar conductivity तभी कोई कंपाउंड शो कर सकता है जब एक तो वो नंबर ऑफ सेम आयन दे, पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ सेम आयन मिलने चाहिए। दूसरी कंडीशन है हो सके जहां तक वो आयन सेम होने चाहिए, मेजॉरिटी में उनमें सिमिलरिटी होनी चाहिए उन आयनों में, क्योंकि आयन बदल जाएंगे तो उनकी कंडक्टिविटी बदलने की चांसेस रहते हैं। तो बराबर आयन देने चाहिए, सेम आयन देने चाहिए। पहली प्रायोरिटी बराबर आयन है, दूसरी प्रायोरिटी आपके पास क्या है, सिमिलर आयन होने चाहिए। देखिए पहला, इसमें पहले ऑप्शन में देखिए, पहले ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या है बताओ, आइसोमर तो है, क्योंकि दोनों के जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम दिखे हुए हैं। दूसरी बात, जो इसमें एक केटाइन, ये केटाइन मिलेगा और दो क्लोराइड आयन मिलेंगे, इसमें भी एक केटाइन मिलेगा और दो क्लोराइड आयन मिलेंगे। मतलब नंबर ऑफ आयन भी सेम है और आपके पास क्या है बताओ, आयन भी सेम है। तो ये एक ऐसा पेयर बन रहा है जो सिमिलर आपके पास क्या देगा, कंडक्टिविटी एग्जिबिट करेगा। दूसरे में देखिए आपके पास, आप देख पा रहे हो यहां सल्फेट मिलेगा और यहां ब्रोमाइड मिलेगा, तो दोनों से आयनाइज होकर अलग अलग आयन मिल रहे हैं। इसका मतलब कंडक्टिविटी सिमिलर नहीं हो सकती है। दूसरे वाले में देखें तो यहां ब्रोमीन आयन मिलेगा और यहां क्लोराइड, यहां दो ब्रोमाइड मिलेंगे और यहां दो क्लोराइड मिलेंगे। ब्रोमाइड की और क्लोराइड की कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, डेफिनेटली अलग अलग होगी, तो उनकी मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। अगले पॉइंट पे आते हैं तो यहां देखो नाइट्रेट मिल रहा है और यहां क्लोराइड मिल रहा है, फिर अगेन आयन क्या हो गए, अलग अलग हो गए, फिर कंडक्टिविटी क्या हो गई, अलग अलग हो गई। हमसे सेम पूछा है तो अपना आंसर क्या चला गया बताओ, फर्स्ट आंसर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक से सबको मिला लिया है इसने, सबके टेस्ट मिला लिए, ऑर्गेनिक के टेस्ट भी मिला लिए, इनऑर्गेनिक के टेस्ट भी मिला लिए हैं। देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला है, ये आपके पास है तो आपको पता है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, H2O3 साथ में है फेरिक क्लोराइड, तो ये आपका क्या बना सकता है, ये FeCl2 बना सकता है, यानी इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन होता है थायोसल्फेट का, तो सल्फेट है, ये जो दूसरे कंपाउंड्स हैं वो अपने क्या है, बन जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये बना देगा आपके पास H4O6 यहाँ आपका जो ऑक्सीजन नंबर है वो कितना है, देखिए 2x - 6 = -2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, +2 आएगी। यहाँ देखिए 4x
-12 इज इक्वल टू -2, तो आपके पास आएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। तो थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन हो गया और फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन हो गया। और जो ये फेरस क्लोराइड होता है आपके पास, आपको पता है ये किस कलर का होता है, ये बेटा इसका सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये आपके पास किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। दूसरा अपन लिखते हैं, देखिए दूसरी आपके पास जो रिएक्शन है वो है आपके पास सल्फाइट है आपके पास, जो एनायनिक रेडिकल है और इसका काम है डीकलर, मतलब ये रिडॉक्स देगा खुद का। सल्फाइट जो होता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो जो KMnO4 आपके पास है जो किस कलर का होता है, जिसका सॉल्यूशन पर्पल कलर के आसपास होता है या पिंक कलर का, जैसे अपन रिएक्शन होगी तो ये सल्फेट बन जाएगा और ये क्या बनेगा, ये कलरलेस बन जाएगा Mn+2, ये कलरलेस है। क्या है, कलरलेस है। तो ये कलरलेस सॉल्यूशन देगा आपके पास। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी चीज चल रही है ना। दूसरा क्या बोला है, कॉपर वाइट टेस्ट विद फॉर हैलोजन। इस टेस्ट का नाम है बेल्स्टीन टेस्ट। अब बेटा आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि बेल्स्टीन टेस्ट क्या होता है। देखिए इसमें क्या करते हैं, कॉपर का सबसे पहले एक वायर लेते हैं, समझ गए बात को। उस वायर को फ्लेम में गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने से क्या होता है, कॉपर के वायर पे क्यूप्रिक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है, क्यूप्रिक, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ये बना देते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बना देते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड बना देते हैं। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड को अब क्या करते हैं, जिस सॉल्यूशन को हमें टेस्ट करना है, जिस भी सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, उसके एक्वस सॉल्यूशन में इस वायर को अब डिप कर देते हैं। ऐसे डिप कर लिया और फिर लाकर इसको फ्लेम पे जलाते हैं। यदि फ्लेम ग्रीन कलर फ्लेम आ रही है, इसका मतलब उसमें हैलोजन प्रेजेंट है। और ये टेस्ट किया जाता है किसके लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। और फ्लोराइड ये टेस्ट नहीं देता है, कान खोल के सुने, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए ये टेस्ट किया जाता है। फ्लोराइड ये टेस्ट नहीं देता है। इस बात को क्या रखें, याद रखें, इसके लिए बेल्स्टीन टेस्ट यूज होता है। आपके पास बेल्स्टीन टेस्ट याद रखना हैलोजन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, आपके पास अगला पढ़े तो आपसे पूछा है बारफेट टेस्ट। बारफेट टेस्ट आपको पता है, बायोमोलिक्यूल के समय आपने पढ़ा होगा कि बारफेट टेस्ट जो है वो बेसिकली शुगर की रिड्यूसिंग नेचर को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। और हमने इसी के अंदर पढ़ा है कि सारे मोनोसेकेराइड रिड्यूसिंग होते हैं, तो बेसिकली ये मोनोसेकेराइड को टेस्ट करता है। इसमें होता क्या है, इसमें क्यूप्रिक एसीटेट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, क्यूप्रिक एसिटेट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, बारफेट टेस्ट की बात कर रहा हूं। इस टेस्ट में हम क्यूप्रिक एसिटेट लेते हैं। ये होता है देखिए क्यूप्रिक एसिटेट। और इस क्यूप्रिक एसिटेट को जिस भी शुगर है उस शुगर के साथ अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये क्या करता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी बनता है, जैसा कि आपका फेलिंग में जो बेनेडिक्ट में बनता है वैसा ही कुछ है। ये रेड पीपीटी आपके पास, ये रेड पीपीटी बनता है और जो शुगर होता है वो कार्बोक्सिलेट में चला जाता है। तो ये बेसिकली मोनोसेकेराइड के लिए यूज होता है। सारे मोनोसेकेराइड ये टेस्ट देते हैं। वो डाइसेकेराइड या वो पॉलीसेकेराइड भी टेस्ट दे सकते हैं जिनमें रिड्यूसिंग नेचर होती है। समझ गए हो बात को, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वो डाइसेकेराइड भी ये टेस्ट दे सकते हैं जिनमें रिड्यूसिंग नेचर होती है।
समझ गए? तो आपके पास ये शुगर के लिए यूज होता है, तो बस सिंपल सी बात है, पहला पहले के साथ मैच हो गया, दूसरा दूसरे के साथ मैच हो गया, तीसरा तीसरे के साथ और चौथा चौथे के साथ। तो ऐसा लिखा हुआ किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया? ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास अगेन एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आया है, पूछा है हैव द कॉन्फ़िगरेशन, कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? तो ये आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है एक तरीके से। देखिए ये कैसी एल्कीन है बताओ? तो आप लोग कहेंगे ये सिस एल्कीन है। ब्रोमीन का एडिशन कैसा होता है? एंटी होता है। सिस पर एंटी एडिशन होता है तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? थ्रियो कंपाउंड बनते हैं। थ्रियो कंपाउंड बनने का मतलब क्या है? थ्रियो कंपाउंड कैट है, आपके पास सिस पर एंटी एडिशन होने पे थ्रियो कंपाउंड बनते हैं। तो दोनों जुड़ने वाले कंपाउंड क्या जाएंगे? अपोजिट साइड में जाएंगे। मतलब क्या आंसर जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। नेक्स्ट, when aqueous NaOH is added to a aqueous solution of chromium third ion, क्या पूछा है? एक क्रोमियम थर्ड का आपके पास आयन है, इसमें NaOH मिलाया गया है, तो नो डाउट पहले तो क्रोमियम का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। और ये क्या होगा बताओ? ये आपका ग्रीन पीपीटी होगा। और अब क्या है कि ग्रीन पीपीटी पे एक्सेस ऑफ बेस, तो आपको पता है ये एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है? एम्फोटेरिक बेस, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है आपके पास, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड है तो एक्सेस ऑफ बेस में सोल्यूबल होगा। और सोल्यूबल होगा, देखिए जितने भी एम्फोटेरिक जब बेस में सोल्यूबल होते हैं तो वो एनाइन का फॉर्मेशन करते हैं। इस बात को क्लू के रूप में समझ लो बेटा। जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एक्सेस ऑफ बेस में क्या बनाएगा? एल्यूमिनेट बनाएगा। या तो आप ऐसे बोलोगे इसको, या इसको ऐसे बोलोगे, AlOH का होल 4 और माइनस। इसी प्रकार से आपके पास कोई दूसरा एम्फोटेरिक ZNO ले, ZNO फिर एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, बेस की एक्सेस लोगे तो जिंकेट बनाएगा, ठीक है। और क्या बनाएगा? ZnOH का होल 4 2 माइनस। इसका मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बेस की प्रेजेंस में एम्फोटेरिक एनाइन बनाते हैं और एसिड की प्रेजेंस में एम्फोटेरिक केटाइन बनाते हैं। नोट करें मेरे पॉइंट को, बेस की प्रेजेंस में एम्फोटेरिक एनाइन बनाते हैं और एसिड की प्रेजेंस में एम्फोटेरिक केटाइन बनाते हैं। तो आप जो केटाइन वाले ऑप्शन है वो तो सारे काट दो, ये कट गया और न्यूट्रल रहेगा नहीं, ये कट गया। 2 एनाइन है, परंतु याद रहे ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वो ही मेंटेन करते हैं विदाउट चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख पा रहे हैं यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +6 हो गया और यहां +3 है। तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए हुए क्रोमियम में कौन सी थी बताओ मुझे? +3 थी। तो बिना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए हुए जो कंपाउंड है वो अपना यहां क्या होगा? आंसर होगा। समझ गए हो बात को? तो आंसर क्या चला जाएगा? सेकंड चला जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बनाने वाले ने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया होगा। मैं उसको क्या देता हूं? थैंक्स देता हूं। ऐसे क्वेश्चन आने से ही बच्चे का दिमाग क्या होता है? डेवलप होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, इसीलिए मैं आज डाउट डिस्कशन के लिए फिर आया हूं आपके सामने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपसे पूछा अगेन एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। पूछा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन नॉट ए सुटेबल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। कह रहा है कि फ्रीडल-क्राफ्ट जो रिएक्शन है वो एल्काइल बेंजीन बनाने का सुटेबल मेथड नहीं है। सुटेबल मेथड का मतलब है मेथड तो है पर उसको हम प्रीफर नहीं कर सकते हैं। कारण क्या होता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि जैसे ही आपके पास बेंजीन रिंग पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, ये बेंजीन की रिंग ली हमने और ये मान लो हमने कोई RCl लिया
और ये हमने AlCl3 लिया फिडेलक्राफ्ट वाला, तो ये बन जाती है आपके पास। अब इसका ES या ESR के लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो इसमें फर्दर क्या होंगे, पॉली सब्स्टिट्यूशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या लिखा है, 100% करेक्ट स्टेटमेंट लिखा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा है, एल्काइल हैलाइड आर लेस रिएक्टिव देन एसाइल हैलाइड। बिल्कुल सही बात है। जो एसाइल हैलाइड होते हैं उनके अंदर बात करें, ये वाले ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, एल्काइल हैलाइड से। कारण कि इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, कम होती है, इस कारण से ज्यादा रिएक्शन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है। तो क्या पूछा है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, यानी कि पहला आंसर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, विच फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट C2H5Br into C2H5NS2, ये पूछा है आपसे। क्या बना रहा है, C2H5NS2, ये बन रहा है आपके पास। ये बन रहा है तो कैसे, कौन सा रिएजेंट हम यूज करें, ये यदि बनता है तो कौन सा रिएजेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। एक तरीके से टीचर ने आपको क्लास में बता रखा है कि बाबू याद रखना, अमोनिया नहीं, यहाँ इथेनोलिक अमोनिया, और उसके बाद इथेनोलिक अमोनिया लोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, और उस सॉल्ट का क्या कर दोगे, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो हमें एमाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। थर्ड को आंसर इसका क्या है, करेक्ट है, याद कर लीजिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे होगा रिएक्शन वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो C2H5Br और आपके पास आपने अमोनिया ले लिया है और क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया। इथेनॉल का मतलब है इथेनॉलिक अमोनिया, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। तो पहले क्या होगा, आपके पास ये वाला कंडीशन बनेगा। देखिए C2H5NS3 प्लस, इसको आप कोई बेस जैसे KOH वगैरह ले लीजिए, तो यहां OH और यहां KBr बन जाएगा, और ये C2H5NS2 बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, आपके पास वाटर बन जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गई है, अमाइन बन गई है। यही मात्र मेथड क्या है, सुटेबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है जो Kc होता है आपके पास या जो Kp होता है वो ये होता है, A⁻∆H/RT। ठीक है, इसका दोनों साइड क्या ले लीजिए, ln ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ln Kp इज इक्वल्स टू ln A माइनस ∆H/RT। ठीक है, इस रिएक्शन का जो Kp लिखोगे, इस रिएक्शन का लिख के देखो जरा, तो आप कहोगे PCO2, मतलब जहां Kp लिखा है वहां मैं PCO2 लिख सकता हूं। तो मैंने लिख दिया ln PCO2, ln A माइनस ∆H/RT। अब क्या करें बताओ, अब ln PC2 और 1/T के बीच क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। तो आपको पता है ये कैसी रिएक्शन है, बताओ मुझे। ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपके पास। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो ये जो स्लोप है ये आपके पास क्या रहेगा बताओ, नेगेटिव ही स्लोप रह जाएगा आपके पास। तो अपना जो ग्राफ 1/T के लिए आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आएगा, जो कि कौन सा है अपने पास, 1/T और PCO2 के बीच वो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है बात, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि यहां देखो, यहां लॉग नहीं मेंशन है,
इस कारण से फोर्थ ऑप्शन गलत है, जबकि इसमें लॉग मेंशन है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, कई बार आप कंफ्यूज कर जाओ। पूछा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इसका मतलब सीधी बात है उसमें ये ग्रुप होना ही चाहिए, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो जिसमें ये ग्रुप नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, ये दो बच गए। फिर पूछा टोलन टेस्ट देता है, मतलब कीटोन नहीं है, मतलब कौन है, एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला आपको ये मेंशन कर दिया गया है। डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। ही ऑब्जर्व दैट द कंपाउंड एज ए ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विद 2,4-DNP एंड येलो प्रिसिपिटेट विद दिस, मतलब हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। यहां से बढ़िया बात पकड़ो, हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, इट मीन्स वो कंपाउंड में क्या है, ये वाला ग्रुप उसमें 100% होना चाहिए। अब देखो क्या इसमें ये ग्रुप है, नहीं है, इसमें ये ग्रुप है, नहीं है, इसमें ये ग्रुप है, नहीं है, इसका मतलब अपना आंसर क्या चला गया, थर्ड चला गया। टोलन एंड फेलिंग सॉल्यूशन नॉर इट डिक्रिलाइज ब्रोमीन वाटर। तो हमको पता है ये कीटोन है, न टोलन टेस्ट देगा, न फेलिंग टेस्ट देगा, और न ही ये क्या करेगा, ब्रोमीन वाटर को डिक्रिलाइज करेगा आपके पास। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है आपके पास, ठीक है। ऑन द ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन से करोगे तो पता है ये क्या बन जाएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा जिस मोलिक्यूल के साथ। तो आइडेंटिफाइड द कंपाउंड ए, वो क्या हो गया, थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, शेप वगैरह के बारे में आपसे पूछा गया है। सबका स्टेरिक नंबर निकाल लीजिएगा, इसका स्टेरिक नंबर निकालिए। तो ब्रोमीन के पास वैलेंस से 7 है, 5 सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, तो कुल मिला के इसका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेशन का है, ये स्टैंडर्ड है, आपके पास बेंट शेप का होता ही है, आपको पता है। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। ये PCl5 जो आपके पास है, आपको पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। इसका देखिए 5, 5, 10 और 5 आ जाएगा। तो ये तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया है, सीधी सी बात है। आपके पास ओजोन है, वो बेंड शेप हो गया है। उसके बाद आपसे बोला गया है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक बोला है ऑक्टाहाइड्रल। तो ऑब्वियसली बात है, ये वाली स्ट्रक्चर का चाहे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, चाहे आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, चाहे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, इसका हाइब्रिड वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो कौन सा होगा, sp3d2 होगा। किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं बताओ भाई, हम किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, कोबाल्ट वाले का। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इसका ऑक्सीजन स्टेट। तो क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, +3 आएगी, ठीक है। सॉरी एक बार देख लेते हैं, +3 आएगी तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे बताओ, कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन, 3 निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन 3D में बचे हुए हैं, ठीक है। सॉरी भाई, इसको देखते हैं एक बार, है ना। तो इसका D के अंदर उसके बाद 4s पूरा खाली पड़ा है, उसके बाद 4p खाली पड़ा है, तो हमारे पास पेयरिंग होगी नहीं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, देखो उसके बाद ये 4s है, उसके बाद ये 4p है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिटल्स काम में आएंगे वो ये होंगे आपके पास। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, ये करेक्ट बात है। ऊपर जो मैंने जल्दबाजी में लिखा वो गलत थी बात, ये है ना, ये गलत बात है। तो इसका जो शेप होती है वो ऑक्टाहाइड्रल होती है। क्या शेप होती है, ऑक्टाहाइड्रल शेप होती है। तो अब बच कौन गया, BRF5 बच गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोला गया है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप बोली गई है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये तो हो नहीं सकता इसका, तो देखो, तो इसकी शेप की देखें तो आपके पास क्या बनती है, इसकी शेप, इसकी ये तो हो गई, ये आपके पास ट्राइगोनल, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, आपके पास ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, इस तरह का होता है। देखो बेटा, 4 फ्लोरीन ऐसे हो जाएंगी आपके पास, एक यहाँ लोन पेयर होगा और एक यहाँ फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर
पिरामिडल किसका हो गया आपके पास, BRF5 का हो गया। किसका हो गया, तो BRF5 का क्या है, सेकंड। देखो A के साथ सेकंड कहाँ मेंशन है, पहले और दूसरे में। B के साथ ऑक्टाहाइड्रल फोर्थ, B के साथ फोर्थ। फिर बेंट C के साथ फर्स्ट, C के साथ फर्स्ट किस में लिखा हुआ है, फर्स्ट। तो आंसर क्या चला गया, फर्स्ट चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KI इंक्रीज स्टीपली विद डाइल्यूशन। कह रहा है कि डाइल्यूशन के साथ KI का ग्राफ स्टीपली इंक्रीज होता है, तेजी से इंक्रीज होता है। हमको पता है KI एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब बात आती है किसने बताया, तो आप खुद कहोगे सर नोट्स में लिखा हुआ है, याद है, क्योंकि ये S ब्लॉक का कंपाउंड है, फर्स्ट ग्रुप का कंपाउंड है। फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ आता है डी बाई हकल ऑन सेगर रिलेशन के अकॉर्डिंग वो ऐसा आता है, रूट ऑफ C के साथ ग्राफ ऐसा आता है, स्टीपली इंक्रीज नहीं करता। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर पूछा है द ग्राफ ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये देखो ये रहा H2CO3। तो क्या है ये वीक एसिड है। क्या है ये, वीक एसिड है। और वीक एसिड क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है मोलर कंडक्टिविटी का और रूट ऑफ C का, वो ऐसा आता है। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा है। तो ये ग्राफ स्टीपली इंक्रीज करता है, जब किसने क्या बोला है, द ग्राफ इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन। देखो पहले स्लोली इंक्रीज करता है, फिर स्टीपली इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू नहीं है। मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या निकले, कंप्लीटली ट्रू नहीं है। तो अपन कहेंगे बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्लोरोबेंजीन इज जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग डाइजोनियम साल्ट बाय रिएक्शन इट विद Cu2Cl2। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, याद ही है आप लोगों को। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पूरे पेपर में जिस क्वेश्चन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो ये था। एक दो क्वेश्चन पहले भी आया था वो डीकलराइज करने वाला, वो भी मुझे अच्छा लगा। बारफेट टेस्ट, बेल्स्टीन टेस्ट वाला, और कलराइड कलर सॉल्यूशन और डीकलराइज सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। ये अगेन मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें पूरे दिमाग के जो सर्किट होते हैं ना वो खुल जाएंगे आपके। पहली चीज समझ लीजिए, आपके पास क्या हो रहा है, होने जा रहा है। ये एनाइन मेंशन है, और एनाइन किसके हैं, बोरोन का और एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम खुद क्या होता है, एक देखो बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और नीचे कौन आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये बेरिलियम और एल्यूमिनियम, इनमें डायगोनल रिलेशनशिप है। तो ये दोनों क्या होते हैं आपके पास, एक तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। बोरोन वाला एम्फोटेरिक तो नहीं होता है, परंतु दोनों के एनाइन मेंशन है। एनाइन मेंशन है तो इसको डाइल्यूट करोगे, देखिए इसको अपन यदि डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करेंगे तो ये बनेगा AlOH का होल थ्राइस, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में बनेगा OH माइनस। ठीक है, B4O7 2 माइनस, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बनेगा BOH का होल थ्राइस। एक्चुअल में ये होता है क्या, H3BO3, और साथ में क्या बन जाएंगे, 2 OH माइनस बन जाएंगे। ये 4 होंगे तो ये 4 बन जाएंगे। ठीक है, वो उसके हिसाब से अपना चार्ज बैलेंस हो जाएगा आपके पास। बड़ी बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखना।
ये जो कंपाउंड है ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये वाटर सोल्यूबल लिखा हुआ है। इनसोल्यूबल का मतलब होता है वो अपने आप हटता है, और यदि ये हट रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियर प्रिंसिपल कह रहा है रिएक्शन लगातार क्या आती जाएगी, फॉरवर्ड में आती जाएगी। बस आप तो डाइल्यूट करते जाइएगा, AlOH3 अपने आप आ जाएगा। तो आपके पास ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो होगा ये डाइल्यूशन का मामला है। ये बोरिक एसिड जो है वो वाटर सोल्यूबल है, ये अपने आप नहीं हटेगा। इसका मतलब इन दोनों में से किसी को हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा तो आप क्या मिलाइए, एसिड मिलाइए, OH- को हटा दीजिए। OH- हटेगा तो रिएक्शन किधर आएगी, फॉरवर्ड में आएगी। परंतु उस OH- को हटाने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ रहा है, एसिड मिलाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, इस रिएक्शन के लिए हमें एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये KMnO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन है, मैंने बहुत पढ़ा है बेटा, आप लोगों को बहुत बताया है कि KMnO4 इसको हीट करोगे तो K2MnO4 बनेगा, MnO2 बनेगा और O2 बनेगा। अब आपको याद है नहीं है, ये थर्मल हीटिंग का मामला है। तो नो डाउट ये वाला थर्मल हीटिंग हो गया। ये जो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस में सीखा है हम लोगों ने कि भाई ये क्या होता है, ये हाइड्रोलिसिस का मामला है। क्या है बताओ, ये हाइड्रोलिसिस होती है आपके पास। क्या है, अपन लोगों ने देखो क्या था ना कि हमने कहा था कि जो बिस्मथ +3 है, Bi+3 जो है आपके पास, और एंटीमनी +3 है, ये फर्स्ट ग्रुप के साथ फॉल्स टेस्ट देते हैं, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं, BiOCl और SbOCl के वाहिड टर्बिडिटी बना लेते हैं। इस कारण से हमें फॉल्स टेस्ट मिलते हैं। जैसे ही थोड़ा एसिड ज़्यादा मिलाते हैं, वापिस ये क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल सॉल्ट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो फॉल्स टेस्ट देते हैं। इसीलिए फर्स्ट ग्रुप के टेस्ट में थोड़ा सा एसिड क्या मिलाते हैं बताओ, ज़्यादा मिलाते हैं, ताकि ये वाइट प्रिसिपिटेट हमको ना मिले। इसलिए ये क्या होता है, ये डाइल्यूशन पे ये हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोडक्ट क्या बनते हैं, हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट होते हैं। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस है। तो पहले के साथ क्या मैच हुआ, थर्ड, पहले के साथ थर्ड, ये वाला आंसर। दूसरे के साथ फोर्थ, तीसरे के साथ फर्स्ट और चौथे के साथ सेकंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या, अगेन एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे पहले तो ये देखो ये कौन सी मैकेनिज्म से हाइड्रोलिसिस होगा। तो आप कहोगे ये भी नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो कौन सी मैकेनिज्म होती है आपका, ये जो सोल्वोलिसिस है ये SN1 से बनेगा आपके पास। SN1 का मतलब है पहले आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा तो आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखो इसमें होती है रेजोनेंस। रेजोनेंस होने का मतलब है, जब रेजोनेंस होने का मतलब है यदि ये E आइसोमर है तो ये Z आइसोमर में जा सकता है, और Z आइसोमर है तो ये E, यानी दोनों आइसोमर में रह सकता है। यानी जब आपके पास यहां OH जुड़ेगा, जब आपके पास यहां OH जुड़ेगा तो एक कंपाउंड तो आपके पास ये बन जाएगा। देखिए अब मैं कंपाउंड बना रहा हूं, एक कंपाउंड तो आपके पास ये बन जाएगा और एक दूसरा कंपाउंड आपके पास ये भी बन सकता है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे तो यहां जुड़ेगा तो यहां, परंतु पता है आपको, पता है ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट हो जाए तो ये वाली कंडीशन आ जाए।
यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ क्या आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, और यहाँ क्या आ जाए, CH3। अब देखिए ये डबल बॉन्ड तो क्या होगा, आइसोमर बनाएगा नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देगा नहीं, तो केवल यहाँ पे OH जुड़ेगा तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे OH जुड़ेगा तो दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बनेगा, एक R बनेगा और एक S बनेगा। तो यहाँ पे R और S दो ही इससे बन जाएंगे, दो पहले बन चुके हैं, देखो ये दो ये कंपाउंड बन चुके हैं, दो यहाँ OH जुड़ने से कंपाउंड बनेंगे। देखो ऐसे इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई देखिए अपने पास क्या है, C2H5, इस पे मान लीजिए आपके पास दूसरा ये लगा दीजिए आपके पास CH3, एक को वेज पे भेज दीजिए आपके पास, OH को एक बार वेज पे, एक बार यहाँ क्या डैश पे क्या आ जाएगा आपके पास CH, डबल बॉन्ड CH2। एक बार ये दोनों अपनी जगह क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, OH डैश पे आ जाएगा और ये CH2 कहाँ चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से कुल कितने आइसोमर बन जाएंगे बताओ, 4 आइसोमर बन जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर इंटीजर के क्वेश्चंस पे आ चुके हैं और हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 51। आपसे पूछा है हाउ मेनी एल्कीन रिएक्ट फास्टर देन प्रोपीन विद डाइल्यूट H2SO4, है ना, कितनी एल्कीन है जो क्या करती हैं आपके पास, एल्कीन से मतलब प्रोपीन से, प्रोपीन का मतलब है ये वाला, ये वाली प्रोपीन, और आपके पास H2SO4 से कर रही है, इसका मतलब रिएक्शन में क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब जिसका कार्बोकेटाइन इस कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है, तो देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है, तो 2 मिथाइल ग्रुप का टर्सरी बनेगा, यहाँ सेकेंडरी बन रहा था, या फिनाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो डाईफिनाइल बन जाएगा आपके पास, ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे प्लस R ग्रुप लगेगा OCH3 का, इस कारण ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे भी प्लस R ग्रुप लगेगा, इस कारण ज़्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ माइनस R लगेगा, ये कम स्टेबल रहेगा। यहाँ पे भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा। और यहाँ पे आपके पास Cl का जो होता है आपके पास वैसे देती नहीं है, कम रिएक्ट करती है, परंतु इसका माइनस I बहुत डोमिनेंट होता है, इस कारण से नहीं। तो कुल मिला के देखो 1 2 3 4 5 6 आपके पास क्या है, फास्टर रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ मेनी टाइप ऑफ गिगनार्ड रिएजेंट यूज्ड। कोई भी कीटोन लो और कितने गिगनार्ड रिएजेंट आप यूज ले सकते, डिफरेंट टाइप के। तो देखो भाई कितने एल्काइल ग्रुप है इसमें, एक मिथाइल है, एक इथाइल है और एक क्या है, आइसोप्रोपाइल है। तो देखिए एक गिगनार्ड रिएजेंट तो ये यूज करके बना सकते हो, कोई कीटोन कोई भी ले लीजिए आप, MgBr। एक आप ये इथाइल वाला लेके बना लो, और एक ये आइसोप्रोपाइल वाला लेके बना लो। तो कुल मिला के 3 आपके पास गिगनार्ड रिएजेंटों का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जब हम अलग अलग तरह के कीटोन यूज करेंगे तो कुल मिला के इसका आंसर क्या जाएगा, 3 जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट कैन कॉज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्टर देन बेंजीन। जो ESR के प्रति रिएक्टिविटी बढ़ा दे, प्लस R ग्रुप लगेगा तो बढ़ जाएगी, माइनस R ग्रुप लगेगा तो घट जाएगी। आपको पता ही है ये प्लस R है, ये प्लस R है, ये माइनस R है, ये माइनस R का काम करेगा, ये प्लस R का काम करेगा, ये प्लस R का काम करेगा, ये माइनस R का काम करेगा, ये माइनस R का काम करेगा, ये माइनस R का काम करेगा, ये प्लस H का काम करेगा, ये प्लस R का काम करेगा। देखिए प्लस R वाले कितने हो गए, देख लो एक बार, 1 2 3 4 के बाद कितना हो गया, 5, और ये कितने हो गए, 6 ऐसे कंपाउंड हैं जो आपके पास रिएक्टिविटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। देखिए एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, बाकी सब रिएक्टिविटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछा है, एक 200 ml सॉल्यूशन ऑफ I2 है, डिवाइड इनटू अनइक्वल पार्ट, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, A और B पार्ट में। पार्ट A रिएक्ट विद हाइपो सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, हाइपो के साथ जो A पार्ट रिएक्ट किया उसके लिए इतना हाइपो चाहिए आपके पास।
तो आपको पता है हाइपो का जो टाइट्रेशन होता है ये आपके पास I2S2O3 2 माइनस, ये I माइनस और ये S4O6 2 माइनस, इसका n फैक्टर 1 हो गया और इसका n फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। क्यों? 0 से -1 में चेंज कितने का 1 का, पर हैं कितने ऐसे 2 हैं तो 2 के लिए रिजल्टेंट चेंज कितना आ गया 2 का आ गया, इसके लिए कितने का आ गया 1 का आ गया। अब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट हम क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, तो अपन कहेंगे मोल ऑफ आयोडीन इंटू 2 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट कितने बताओ इसके 0.2 इंटू 30 और n फैक्टर कितना है इसका 1। तो अपने पास आयोडीन के कितने मोल, पर ये मिलीमोल आए हैं इसलिए अपन ने किसे डिवाइड कर दिया 1000 से डिवाइड कर दिया। तो अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी, और 2 से देखो ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 0.1 बन गया और ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास 3 × 10⁻³ मोल। जो सॉल्यूशन ए पार्ट का हाइपो के साथ रिएक्ट किया है उसमें आयोडीन के इतने मोल हैं। अब जो बी पार्ट था उसके साथ वो NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। देखिए कंसंट्रेशन 1m से कम है इसलिए डाइल्यूट मानेंगे, रूम टेम्परेचर है इसलिए अपन कोल्ड मान लेंगे, और जो रिएक्शन होगी आपके पास होगी उस रिएक्शन के बारे में बात करें हम लोग, तो वो रिएक्शन ये होती है आपके पास। देखिए I2 + 2NaOH gives NaI plus NaOI प्लस वाटर मोलिक्यूल। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है, यानी अपने पास यदि 2 मोल NaOH काम में आया है तो आयोडीन के कितने मोल होंगे उसमें 1 मोल। तो पहले हम क्या करते हैं मोल ऑफ NaOH निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बोलो? मोल ऑफ NaOH। कितने बताओ मुझे? 0.6 × 50 और डिवाइड बाई 1000। ठीक है, ये देखिए पॉइंट से 0 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 30 बन जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 3 × 10⁻²। अब मोल ऑफ आयोडीन इसमें कितने, बी पार्ट में कितने थे मोल ऑफ आयोडीन, वो इसके हाफ हो जाएंगे 3/2 × 10⁻²। तो ये 1.5 × 10⁻², यानी कि मैं कह सकता हूं 15 × 10⁻³ ए पार्ट में कितने आए 3 × 10⁻³ और बी पार्ट में कितने आए 15 × 10⁻³। तो टोटल कितने मोल आ गए ये देखा जाए। टोटल मोल ऑफ आयोडीन, टोटल मोल ऑफ आयोडीन वो आ गए कितने 3 × 10⁻³ ए पार्ट के, बी पार्ट के 15 × 10⁻³ तो कुल मिला के आ गए कितने बोलो 18 × 10⁻³ अब आ जाएगी कंसंट्रेशन, है ना, मोलारिटी कितनी है उसकी। तो मोलारिटी के लिए क्या होता है बोलो मोल आ गए 18 × 10⁻13। वॉल्यूम कितना है 200 ml है और यहाँ ml है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये पूरा क्या हो गया आपके पास कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, या कहें तो इसको ऐसे समझ लीजिए। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ गया 9 × 9/100, यानी कि मैं ये कह सकता हूं 90 × 10⁻³ ये आपको दिया गया है ऊपर। क्वेश्चन को आप जब चेक करोगे तो उस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए 10⁻³ के अंदर होनी चाहिए, -3 में होनी चाहिए। तो अपने पास आंसर क्या आ गया बताइए जरा,
90 इंटू 10 की पावर -3। तो अपना आंसर कितना आ गया, 90 आ गया है। तो इस सॉल्यूशन का, इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 90 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हमसे पूछा गया है कि हमें बोला है AgNO3 है और 80% आयोनाइज होता है, ये 60% आयोनाइज होता है। समझ गए बात को? और हमें AgBr का क्या पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको एक सिंपल सेल आप मान लीजिए ऐसे Ag प्लस, और यहाँ पे इसको भी आप क्या कीजिए, जो मेटल इनसोल्यूबल मेटल है इसको नॉर्मल इलेक्ट्रोड मान लीजिए। यहाँ Ag प्लस की कंसेंट्रेशन 0.1 था, 80% आयोनाइज हुआ है, तो यहाँ Ag प्लस की कंसेंट्रेशन होगी 0.8, और यहाँ आपके पास ये पॉइंट, ये 1 आपके पास है, यहाँ पे अपन को कंसेंट्रेशन अपन Ag प्लस ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इस पूरे सेल का जो E दे रखा है आपको, वो दे रखा है -0.6, तो अपने पास क्या आएगा, -0.6। ये कंसेंट्रेशन सेल है, इसलिए E नोट कितना हो जाएगा, 0 -0.06 अपॉन 1 log, ये है आपका प्रोडक्ट और ये है आपका रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन तो ऊपर आ जाएगी, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन हम देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखा जाए तो ये 10 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 10 इज इक्वल्स टू log 0.08 अपॉन Ag प्लस। अब देखो ऐसे प्लान करो, किसके log की वैल्यू 10 होती है, तो हम कहेंगे 10 की पावर 10 की, किसकी होती है, 10 की पावर 10 की होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 0.08 अपॉन Ag प्लस की कंसेंट्रेशन, ये कितनी आ गई, 10 की पावर 10 आ गई। तो Ag प्लस कितना आ गया, देखो ये आ गया 8 इंटू 10 की पावर -12। अब हमको पता है किसी भी कंपार्टमेंट में दोनों आयन की, वो क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, दोनों आयन की कंसेंट्रेशन किसके बराबर होगी, KSP के बराबर होगी। Ag की आ चुकी है, और हमको ये पता है, यहां जाओ देखो, यहां Br की कंसेंट्रेशन, यहां किसकी, Br की कंसेंट्रेशन देखो 60% आयोनाइज हो रहा है, तो 0.6 है आपके पास। अब मैं KSP मुझे निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा, Ag प्लस की कंसेंट्रेशन इंटू Br माइनस की कंसेंट्रेशन, ठीक है बात। Ag प्लस की कितनी है बताओ मुझे, Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन होगी वो आ गई मेरे पास कितनी, 8 इंटू 10 की पावर -12, और ये आ गया 6 इंटू 10 की पावर -1, तो ये आ गया 48 इंटू 10 की पावर -13, और मेरे से 48 ही पूछा गया है, तो यहाँ आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। समझ गए वो बात को? कोई कंफ्यूजन आपके पास है तो इस कंपार्टमेंट में मुझे Ag प्लस की कंसेंट्रेशन मिल जाए, मैं कैलकुलेट कर लूँ और उसको Br माइनस की कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, KSP आ जाएगा AgBr का। सिंपल सी बात है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज डाइजेस्टेड बाय झल्डाल्स मेथड। देखिए झल्डाल्स मेथड जब नाम आ जाए तो कुछ नहीं करना आपको, बस सिंपल सा लॉजिक ये करना है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ये आपके पास झल्डाल्स मेथड का कॉन्सेप्ट है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। देखिए इसका n फैक्टर 1 होगा, इसका n फैक्टर 1 होगा, इसका n फैक्टर 2 होगा। तो अभी इसके मोल बना लीजिए आप, कितने बताइए, 70 इंटू 1/10 और 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ध्यान रखिए सभी काम मिली मोल में चल रहा है या मिलीग्राम इक्विवेलेंट में चल रहा है। इसके मोल आप मान लीजिए x है, x मोल है आपके पास, n फैक्टर इसका 1 होता है तो मोल ही आ जाएंगे डायरेक्ट,
और इसका क्या दे रखा है आपके पास 20 इंटू 1/10 और n फैक्टर कितना है इसका 1। तो अभी आपके पास ये कितनी वैल्यू आ गई, ये 2 वैल्यू आ गई आपके पास। यहाँ कितना वैल्यू आ गया, ये आपके पास आ गया 14 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मिलीमोल। क्या आ गए बोलो 12 मिलीमोल। 12 मिलीमोल किसके, अमोनिया के हैं। तो अमोनिया के मिलीमोल 12 है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के मिलीमोल कितने होंगे, वो भी ऑब्वियसली बात है 12 मिलीमोल होंगे। तो नाइट्रोजन का मास क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन, वो आपका आ जाएगा 12 मिलीमोल था, इसलिए 10 की पावर -3 और 1 का मोल कितना होता है 14। ये मास है आपके पास। अब आपसे परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है तो क्या करिएगा, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन वो क्या आएगा बोलो 12 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 14 अपॉन कितना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए जरा एक बार, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1.4, तो आप क्या कीजिएगा 1.4 से डिवाइड कर दीजिएगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनटू क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा। देखिए ये कैंसिल आउट होगा, 10 आएगा, ये पूरा 1000 हो गया तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया बोलो 12% आ गया आपके पास। कितना आ गया 12%। तो जल्डाल्स मेथड के द्वारा जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है वो कितनी होगी 12% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना भी ध्यान रखना है कि एजो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड और जिन कंपाउंड में नाइट्रोजन रिंग में होती है उन कंपाउंड के लिए जल्डाल्स मेथड यूज नहीं आता है। एक बार फिर से बात को सुन ले, एक बार एनसीईआरटी में जाके पढ़ ले, याद करना है, नोट्स में भी लिखवाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपके पास एक थर्मो का क्वेश्चन है, कहा गया है इतना मोल एक आइडियल गैस है, 50 से 350 ml तक का है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे चल रहा है आपके पास, 310 केल्विन है वो, है ना, और इतना हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इस प्रोसेस में डिवीजन ऑफ Q बाई W, तो पहले अपन W निकाल ले, और किससे निकाल ले बताओ, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो du कितना होगा बताओ मुझे 0, तो 0 इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ लगा दो, तो Q की वैल्यू W क्या आ गया माइनस ऑफ W, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q, और Q की वैल्यू कितनी है 208 जूल। अब मेरे से पूछा है Q और W का क्या बताना है, मुझे डिवीजन बताना है ना, वो -x है, तो देखो Q और W का डिवीजन कितना आएगा बोलो Q बाई W, Q का कितना बोलो 208 और W कितना -208, तो ये वैल्यू आएगी -1। मेरे से पूछा गया है वैल्यू, केवल x पूछा गया है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा भाई, आते हैं मेंस में ऐसे क्वेश्चन। वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड A एंड B विच आर आइडियल सॉल्यूशन, इतना इतना दे रखा है रेस्पेक्टिवली, इतना है सॉल्यूशन A और B विच मोल फ्रैक्शन A का 0.6 है और तो B का ऑब्वियसली बात है 0.4 होगा। सॉल्यूशन इज स्लोली वेपराइज्ड, क्या किया जा रहा है, वेपराइज किया जा रहा है बाय द डिक्रीजिंग अप्लाइड प्रेशर। हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर, जैसे ऐसे देखो, ऐसे ये पिस्टन है और पिस्टन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं हम, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है। अब वेपराइज करते करते लास्ट ड्रॉप बच गई है लिक्विड की, पूरा वेपर बन गया, लास्ट ड्रॉप वेपर की बची हुई है। पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, क्या पूछा है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ A पूछा है उस लास्ट ड्रॉप में। तो लास्ट ड्रॉप में A की वैल्यू का मतलब है जब सारा वेपर बन गया है तो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन था वह वेपर का मोल फ्रैक्शन बन गया है। क्या बन गया है, वेपर का मोल फ्रैक्शन बन गया है। तो मेरे पास ऐसे समझ लीजिए, मेरे से B का पूछा है तो YB इज इक्वल टू P0B XB अपॉन P0A XA प्लस P0B XB, ठीक है। अब YB की वैल्यू में क्या रखूंगा, वो वैल्यू रखूंगा जो ओरिजिनल मिक्सर की थी, और मिक्सर में कितना है 0.4 है। P0B कितना है 1600 है, 1600 और इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं x है, ये 1000 है, 1000 इंटू x
और ये मेरे पास क्या आएगा 16, सॉरी ये 1 माइनस एक्स आ जाएगा भाई, ध्यान दें। और ये आपके पास 1600 इंटू एक्स। तो इसको मैं पूरे को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा 400 माइनस 400x और कितना आ जाएगा, देखिए आपके पास ये 640x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1600x। पूरी x की टर्म को उधर भेज दो तो 400 इक्वल्स टू ये 240 उधर जाएगा तो ये 1360x बचेगा। तो आपके पास x की जो वैल्यू बच रही है वो बच रही है 40/136। इस वैल्यू को जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.294। मेरे से पूछा गया है इसको 10 की पावर माइनस, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको 2.94 इंटू 10 की पावर -1। अब इसको मुझे क्या करना, राउंड ऑफ करना है। क्या बोला गया है, देखो राउंड ऑफ योर आंसर इंटीजर, ठीक है। तो राउंड ऑफ करूंगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। तो मेरा इसका आंसर क्या आ गया, देखो 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए सैंपल ऑफ 3 मिलीग्राम का है, एक अननोन अल्कोहल है, टू बी एडेड ए मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, है ना, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। तो हमको पता है ROH और CH3MgI, इससे क्या बनेगा CH4 बनेगी। इसका 1 मोल बनेगा तो ये भी 1 मोल होगा, ये बात ध्यान दे लें बस। इसके हमको क्या दे दिए हैं, ml दे दिए हैं, तो मैं क्या बना लूँगा, मोल बना लूँगा। मोल कितने 1.12 डिवाइड बाई 22400, ठीक है। इसको मैं सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये वैल्यू कैंसिल आउट करते ही 2 आ गई और ऊपर वैल्यू क्या आ गई 0.01। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो देखो 2 0 यहाँ पे 2 ये, तो ये आएगा 5 इंटू 10 की पावर -5, ये मोल बने हैं। अब मुझे पता है कि उसका मास कितना था, उसका 3 मिलीग्राम था और मोलर मास मान लो W है या MW है आपके पास। मोलर मास क्या है, MW है आपके पास, MW। और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 5 इंटू 10 की पावर -5 आनी चाहिए। तो MW की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 की पावर -5। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5 इंटू, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी कितनी बताइए, आपके पास ये आ गया 300/5, जो कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 60 आ गया। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। पेपर बहुत बढ़िया था, शानदार था, लाजवाब था। आपको एक बार बढ़िया से सुनना है, देखना है और उसके बाद क्या करना है, इन क्वेश्चनों को एनालिसिस करना है और लगातार क्या करते रहना है, अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।